हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर सेकंड एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। फ्रेंड्स, पिछला जो हमारा चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट एक बार ज़रूर देखें, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से, दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। आपने 8th क्लास में एसिड्स और बेसिस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, राइट। हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा था बचपन में कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, राइट। और बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड्स खट्टे होते हैं टेस्ट में, बेसिस कड़वे होते हैं टेस्ट में, ओके। और हमने ये चीज़ भी पढ़ रखी है कि एसिड्स और बेसिस जो हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कर देते हैं नलिफाई, मतलब ज़ीरो, ख़त्म, न्यूट्रलाइज। ठीक है, कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये चीज़ पढ़ेंगे। और हमें ये चीज़ भी पता है कि कोई भी फूड इसी वजह से खट्टा या कड़वा होता है क्योंकि उसके अंदर एसिड्स और बेसिस होते हैं रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि मान लो कोई इंसान है, उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम है ड्यू टू ओवर ईटिंग। अब आप उसे क्या सजेस्ट करोगे? आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, लेमन जूस, विनेगर या फिर बेकिंग सोडा सोल्यूशन। देखो, कंडीशन को समझो। स्टमक में एसिडिटी है, मतलब एक्सेस में एसिड रिलीज हो रहा है स्टमक में, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी इरिटेशन होती है, पेन होता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक बेसिक चीज़ चाहिए जो कि स्टमक में जाकर हमारे एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, ख़त्म कर दे, राइट। तो यहाँ पर लेमन जूस के अंदर एसिड होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, और बेकिंग सोडा सोल्यूशन एक बेसिक सोल्यूशन है। तो आप मुझे बताइए कि इन तीनों में से कौन सी रेमेडी आप सजेस्ट करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ पढ़ ली कि एसिड्स और बेसिस जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं। अब हमें पता चल गया कि एसिड्स खट्टे होते हैं, बेसिस कड़वे होते हैं, बट क्या हम हर चीज़ को टेस्ट कर करके बताते रहेंगे कि ये खट्टा है, ये सॉर है, इसको एसिड्स की कैटेगरी में रखते हैं, ये कड़वा है, बिटर है, तो इसको बेसिस की कैटेगरी में रखते हैं? ऐसा नहीं होता ना। सो वी नीड अ सोर्स, राइट, वी नीड अ स्टैंडर्ड, ताकि विदाउट टेस्टिंग हम ये बता सकें कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। तो वो हमें कौन बताता है? उसकी मदद हमें कौन करता है? इंडिकेटर्स, यस। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि एसिड्स खट्टे होते हैं और वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। पढ़ा है ये हमने पहले, ठीक है, छोटी क्लासेस में, कि ब्लू लिटमस को रेड में कौन चेंज करता है? एसिड्स। बेसिस कड़वे होते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, एसिड्स ब्लू को रेड में करते हैं, बेसिस रेड को ब्लू में करते हैं। अब लिटमस क्या है? ये लिटमस है क्या ये चीज़? तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। क्या और भी नेचुरल इंडिकेटर हैं? बिल्कुल हैं। टर्मरिक जो हम घरों में हल्दी यूज़ करते हैं, राइट, वेजिटेबल्स वगैरह में, तो वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि कभी कभी ना वाइट क्लोथ पे ऐसे कोई सब्जी वगैरह, वेजिटेबल वगैरह, करी वगैरह गिर जाती है ना, तो वहाँ पर येलोइश सी लेयर आ जाती है, राइट। तो वो क्या है? वो क्यों आती है? ड्यू टू टर्मरिक प्रेजेंट इन द वेजिटेबल, राइट। तो जब हम उस येलोइश लेयर के ऊपर जब हम सोप रब करते हैं तो वहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है। रेडिश ब्राउन क्यों आता है? क्योंकि सोप क्या है? सोप बेसिक है नेचर में, ये हमने पढ़ रखा है, राइट, बचपन में। सोप बेसिक है नेचर में, और किसके ऊपर रब कर रहे हैं? बेस को रब कर रहे हैं इंडिकेटर के ऊपर, टर्मरिक के ऊपर, राइट। तो टर्मरिक तो अपना काम करेगा, वो तो किसी ना किसी तरह से हमें संकेत देगा, हमें इशारा देगा कि यस दिस इज़ अ बेस। तो वो हमें कलर चेंज करके बताता है, रेडिश ब्राउन कलर कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि सोप जो है वो बेसिक है नेचर में, ठीक है। नोटिस करके देखना है इस चीज़ को कभी, ओके। अब क्या नेचुरल इंडिकेटर्स के अलावा भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, जैसे कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फिथलीन। तो ये दोनों इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिथलीन ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एसिड्स और बेसिस जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ ये एसिड बेसिस देखने को मिलते हैं और एसिड बेसिस किस तरह से रिएक्शंस करते हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्शंस भी तो पढ़नी है ना। तो यहाँ पर हम बॉक्स डिस्कस करते हैं। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटमस के बारे में है।
लिटमस सोल्यूशन जो होता है ना वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है, जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लिकन से। लिकन बोलो, लाइचन बोलो, कुछ भी बोलो, लिकन से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये लिकन क्या है? लिकन एक प्लांट है जो कि थैलोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करता है। 9th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, राइट? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, राइट? सो ये चीज़ हमने पढ़ रखी है, कैटेगरी पढ़ रखी है कि किस तरह से हम प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से थैलोफाइटा के अंदर ही एक प्लांट होता है लिकन, जहाँ से हम लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि एक इंडिकेटर है, हमें पता है, ठीक है। तो लिटमस सोल्यूशन जब ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो उस सिचुएशन पर उसका कलर होता है पर्पल, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ है कि क्या कुछ और भी नेचुरल मटेरियल्स हो सकते हैं जो कि इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं? बिल्कुल, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स, जैसे कि टर्मरिक जो हमने अभी देखा था, जैसे कि कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स लाइक हाइड्रेंगिया, पिटूनिया, गिरेनियम। सो ये सारे फ्लावर्स हैं जो भी मतलब इंडिकेटर्स की तरह हमें हेल्प करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स या फिर नॉर्मली इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन कर ले फटाफट से। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी है। 3 टेस्ट ट्यूब दे रखे हैं आपको, ठीक है। एक के अंदर है डिस्टिल्ड वाटर, एक के अंदर है एसिडिक सोल्यूशन और एक के अंदर है बेसिक सोल्यूशन। लेकिन हमें बताया नहीं गया है कि किसके अंदर वाटर है, किसके अंदर एसिड है, किसके अंदर बेस है। हमें सिर्फ रेड लिटमस पेपर दे दिया गया है और हमें ये पता करना है उस रेड लिटमस पेपर से कि किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में डिस्टिल्ड वाटर है, राइट। तो यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। फटाफट से बना रही है, सो दैट्स वाई थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बन रहा है, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बना लिया है। 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं हमारे पास, A, B, C। किसी में एसिडिक है, किसी में बेसिक है, किसी में वाटर है, लेकिन हमें नहीं पता किस में क्या है। यहाँ पर हमारे पास है रेड लिटमस पेपर, ठीक है। अब यहाँ पर रेड लिटमस पेपर से हम एक एक करके तीनों में डालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। देखो, रेड लिटमस पेपर को जब मैंने C में डाला तो कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। जब मैंने रेड लिटमस पेपर को A टेस्ट ट्यूब में डाला तो फिर भी मुझे कुछ चेंज नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने रेड लिटमस पेपर को B सोल्यूशन में डाला तो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि B में कुछ ऐसी चीज़ है जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रही है, राइट। और रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है? फटाफट से बताइए। बेस चेंज करता है, राइट। तो यहाँ पर हमें पता चला कि B टेस्ट ट्यूब में हमारा बेसिक सोल्यूशन है। तो ये तो हमें पता चल गया कि B में क्या है, B में है बेस, बेसिक चीज़, ठीक है, जो बेसिक सोल्यूशन है। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास जो रेड लिटमस था वो ब्लू में चेंज हो गया, रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया। अब फ़ायदा हो रहा है हमें क्योंकि हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर आ गया है। अब जब मैंने ब्लू लिटमस पेपर को C में डाला तो कुछ फ़र्क नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने ब्लू लिटमस पेपर को A में डाला तो मैंने देखा कि जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड में चेंज हो गया। तो ब्लू को रेड में कौन चेंज करता है? एसिड। तो मतलब कि A में है एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। और C में जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ उसमें है हमारा डिस्टिल्ड वाटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इजी था क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें हार्ड भी नहीं था कुछ, ठीक है। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, मतलब हम रिएक्शंस भी देखेंगे यहाँ पर, बिल्कुल देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पर हमें लेना है HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, NaOH, CaOH whole twice, KOH, MgOH whole twice and NH4OH। तो यहाँ पर इनके नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ चीज़ें एसिड हैं, कुछ चीज़ें बेस हैं। अब हमने क्या किया, इन सभी सॉल्यूशंस की एक एक बूंद ऐसे वॉच ग्लास पर डाल ली ओके। अब हमने उन बूंदों के ऊपर क्या किया, हमने रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशंस के एक एक बूंदें डाली। मतलब ये जो हमारी एसिड बेसिस वाले की हमने यहाँ पर बूंदें डाली थी, इन ड्रॉप्स के ऊपर हमने रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज इनके सॉल्यूशंस की भी ड्रॉप्स डाल दी। अब क्या होगा, ये क्या है, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये हैं इंडिकेटर्स, यस। और ऊपर वाले क्या है, एसिड बेसिस। तो जब एसिड्स बेसिस के ऊपर हम इंडिकेटर्स डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिलेंगी। तो अब क्या ऑब्जर्व करते हो, ये आपको इस टेबल में लिखना है, ओके। सो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये हमें ये बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या कोई चीज़ बेसिक है कलर चेंज करके,
राइट। हमें कलर चेंज करके ये बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। बट क्या कोई और तरीके से भी हम हमें बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। ये हमें बता सकते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ओडोर चेंज करके हमें बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। ओडोर मतलब स्मेल, ठीक है। और इन तरह के इंडिकेटर्स को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यस। अब इस पर हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आपको एक प्लास्टिक बैग लेना है। प्लास्टिक बैग के अंदर आपको अनियन से भरा होना चाहिए वो। अब उस प्लास्टिक बैग के अंदर आपको स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ, साफ कपड़ा लेना है, उसकी स्ट्रिप्स काट कर उसके अंदर डाल देनी है बैग के अंदर। अब बैग को टाइटली एकदम कस के बांध दीजिए, ठीक है। उसे फ्रिज में रख दीजिए और अगले दिन जब आप उसे खोलोगे तो आप देखोगे कि जो क्लोथ स्ट्रिप्स थी ना, वो अब एक इंडिकेटर्स बन गई हैं। वो हमें ये हेल्प करेंगी कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, इसका पता लगाने में हमारी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि अनियन जो है एक तरह से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, राइट। तो क्या और भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं? यहाँ पर देखो और क्या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। तो आपको पता होना चाहिए ये तरह के इंडिकेटर्स कौन से होते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी, जैसे कि अनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये रिएक्शंस आ रही हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम रिएक्शन समझेंगे। इजी रिएक्शन से कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझ में आ जाएंगे आपको। एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर डायग्राम देखो। यहाँ पर डायग्राम से बहुत अच्छी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन यहाँ से ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है। यहाँ पर हमने लिया टेस्ट ट्यूब, जिसके अंदर हमने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला और इसके अंदर हमने डाल दिए जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अब क्या होगा? एसिड है, एसिड के अंदर हमने एक मेटल डाला तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन वगैरह होंगी, राइट। तो हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलने लग जाती है। हाइड्रोजन गैस बबल्स निकलने लग जाते हैं, ठीक है। अब ओके निकल रहा है, बट पता कैसे चले, मतलब हमें कंफर्म कैसे हो कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। उसका कोई टेस्ट भी तो होना चाहिए ना। तो उस टेस्ट को हम कहते हैं पॉप साउंड टेस्ट। ओके, इस टेस्ट को हम कहते हैं पॉप साउंड टेस्ट, जिससे हम ये पता करते हैं कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने यहाँ से हाइड्रोजन गैस बबल्स निकल रहे थे। टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब लगा देते हैं, ठीक है। अब जो भी गैस निकलेगी वो यहीं इसी के थ्रू निकलेगी, ट्यूब के थ्रू। अब ट्यूब को हम एंड जो है ट्यूब का, वहाँ पर हम एक सोप सोल्यूशन में उसे डाल देते हैं ट्यूब को, ठीक है। अब यहाँ से गैस निकलेगी और यहाँ पर है सोप सोल्यूशन, तो मतलब कि सोप बबल्स निकलेंगे जो कि हाइड्रोजन से भरे हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर सोप बबल्स निकल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, बबल्स के पास बर्निंग कैंडल लानी है या फिर कोई भी माचिस आप ला सकते हो। और फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि नोटिस करना कि जो बबल्स होंगे ना वो पॉप साउंड से बर्न कर जाएंगे, पॉप, ठीक है, पॉप साउंड से बर्न करेंगे, राइट। तो ये टेस्ट है हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसको हम टेस्ट कैसे करें, इसको हम कंफर्म कैसे करें, इसे हम कहते हैं पॉप साउंड टेस्ट। दोबारा से बता देती हूँ, हमने टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर डाला कोई भी एसिड और कोई भी मेटल, ठीक है। और मतलब ज़रूरी नहीं कि मैक्सिमम चांसेस में ऐसी रिएक्शंस होती हैं, बट कुछ एक आधे चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें नहीं भी होते, क्योंकि एक्सेप्शंस निकल आते हैं, राइट। तो यहाँ पर एसिड के अंदर हमने एक मेटल डाला जिससे हमें हाइड्रोजन गैस बबल्स निकल रहे हैं। यहाँ से हमने निकाली डिलीवरी ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब के एंड में हमने डाल दिया सोप सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ से हमारे सोप बबल्स निकलेंगे जो कि हाइड्रोजन गैस से भरे हुए हैं। अब हमें बबल्स के पास में कैंडल लाना है या फिर माचिस लानी है, तो वो हमारा जो बबल है वो पॉप साउंड से बर्न करेगा। ओके, तो ये था हमारा पॉप साउंड टेस्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, यहाँ पर हमें पता चला कि मेटल जो है ना, मेटल ने उस ऊपर वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन की जगह ले ली, एसिड से हाइड्रोजन की जगह ले ली मेटल ने, तभी तो हाइड्रोजन गैस अलग होके निकल गया, राइट। और वो क्या बना रहा है, वो मेटल जो है वो एसिड, बचे कुछ एसिड के साथ क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। तो मतलब कि इस रिएक्शन को ऑफ मेटल विद एन एसिड, इस रिएक्शन को हम किस तरह से समराइज करेंगे, इस तरह से कि एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एसिड और मेटल मिलकर बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये फॉर्मेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं कि ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल डालने हैं, कुछ टुकड़े डालने हैं जिंक के टेस्ट ट्यूब के अंदर, और वहाँ पर उसके अंदर आपको डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो जब एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करे तो बेस के साथ भी करेगा। तो बेस के साथ ये रिएक्शन देखो, यहाँ पर हमें ये रिएक्शन बता रहे हैं, ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसके अंदर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले, तो क्या बना,
Na2ZnO2 ये क्या है? ये है सोडियम जिंकेट, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और निकल रही है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर मेटल के साथ, हर एसिड के साथ यही रिएक्शन हो, मैक्सिमम चांसेस में यही रिएक्शन होती है, बट ज़रूरी नहीं कि हर जगह ऐसा ही हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग रिएक्शंस की बात करते हैं कि मेटल कार्बोनेट्स, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। एसिड्स और बेसिस का मेटल के साथ रिएक्शन देख लिया। अब एसिड्स जो है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम देखो यहाँ पर क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसके अंदर आपने डाला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। ओके, HCl डाला, अब इसके अंदर डाल दिया आपने सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3। अब एसिड के अंदर आपने क्या डाल दिया, मेटल कार्बोनेट, राइट, सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट। तो यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो उसकी इक्वेशन ये रही आपके सामने। तो यहाँ पर देखो Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट प्लस HCl मतलब जब हमने उसका HCl के साथ या फिर एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें मिला NaCl विच इज़ अ सॉल्ट, वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही रिएक्शन, इसी तरह की रिएक्शन हमारी होती है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। NaHCO3 मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, इसका जब हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है NaCl, H2O यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब आपको अगर याद होगा पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने एक इक्वेशन देखी थी, एक रिएक्शन देखी थी ऑफ स्लेग्ड लाइम यानी कि लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस विद CO2, जिससे हमें बन रहा था CaCO3 मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में बन रहा था वाटर। ओके, अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका अगर हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि CaHCO3 होल ट्वाइस। ओके, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। ओके, अब यहाँ पर 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल, ये जो तीनों है ना, ये बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, मतलब इन तीनों का केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि वो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट दे सकें, कार्बन डाइऑक्साइड दे सकें और वाटर दे सकें। अब इस रिएक्शन को किस तरह से समराइज करेंगे, इस तरह से समराइज करेंगे। देखो इस रिएक्शन को हम इस तरह से समराइज करेंगे, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो देते हैं सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ देख लिया, बट आपस में भी तो देखना है, राइट। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन लेना है यानी कि एक बेसिक सोल्यूशन लेना है जिसके अंदर आपको डालना है फिनोल्फथलीन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, मतलब इस सोल्यूशन के। NaOH मतलब बेसिक सोल्यूशन, फिनोल्फथलीन मतलब इंडिकेटर, तो बेसिक के अंदर इंडिकेटर डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, कलर चेंज, राइट। अब उसी सोल्यूशन के अंदर आप डाल दो HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप, राइट, धीरे धीरे करके, तो फिर भी कुछ ना कुछ कलर चेंज होगा। तो हम यहाँ पर फिनोल्फथलीन से हमें बेसिकली कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो मेन हमारा मतलब है वो है कि NaOH यानी कि बेस और एसिड एक दूसरे से किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और उसकी इक्वेशन ये रही। ठीक है, वो क्या है कि NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, यानी कि ये रिएक्शन जो कि एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन होती है, इसमें हमारा सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल करके वो सॉल्ट बना रहे हैं। ओके, अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मेट क्या है, ये रहा इसका बेसिक फॉर्मेट, विच इज़ बेसिक ऑक्साइड, सॉरी बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ऑक्साइड पता नहीं कहाँ से आ गया दिमाग में, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर इसका फॉर्मेट होगा बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर देख भी लिया। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एसिड और बेस की रिएक्शन का, तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, हमें एक एक्टिविटी करनी है, कॉपर ऑक्साइड लेना है। कॉपर ऑक्साइड को बीकर में लो, उसमें आप धीरे धीरे करके HCl डालो, डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड हम कभी बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं, यूज़ ही नहीं करते हैं, ठीक है, हम मोस्टली यूज़ करते हैं डाइल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के अंदर यानी कि मेटल ऑक्साइड के अंदर आप
एसिड डाल रहे हो तो कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, तो कलर चेंज होता है, राइट। तो क्या कलर चेंज होता है, ब्लू ग्रीन सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड जो है डिसॉल्व हो जाता है और बना लेता है कॉपर क्लोराइड। अब ये ब्लू ग्रीन सोल्यूशन क्यों हुआ, ये इसी वजह से हुआ क्योंकि वहाँ पर कॉपर क्लोराइड बन रहा है, ओके। तो यहाँ पर जनरल वे ऑफ राइटिंग अ रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड क्या है, यहाँ पर ये है कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अरे ये रिएक्शन तो हमने पहले ही देखी थी कि पहले भी तो हमने यही देखा ना कि जब एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेटल ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है। यस, यहाँ पर यही चीज़ हमने देखनी है कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एक बेसिक ऑक्साइड होता है। मेटल ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा फिर, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी है, ओके, कि मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक है नेचर में, वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। सो यहाँ पर ये जो एक रिएक्शन हो रहा था ऊपर कॉपर ऑक्साइड का HCl के साथ, ये आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है और इसको बैलेंस भी करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी बैलेंसिंग आपको, तो ये आपको बैलेंस करके देखना है। अब यहाँ पर हमें पता चला कि मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये चीज़ें ये आपको याद रखनी है। अब इसका मतलब है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसा कि हमने वही रिएक्शन देखा था अपना कि CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर। मतलब कि यहाँ पर कुछ इस तरह की रिएक्शन हमने जब देखी थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O, राइट। ये रिएक्शन देखी थी। तो CaOH होल ट्वाइस मतलब कि जो बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड मतलब एसिडिक ऑक्साइड। तो ये बेस है, ये एसिडिक है, दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, दोनों मिलकर बनाएंगे सॉल्ट और वाटर। और सॉल्ट क्या बन रहा है यहाँ पर, CaCO3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। मतलब कि जो खट्टे चीज़ें होती हैं जैसे कि दही वगैरह या फिर कोई भी सॉर सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम ब्रास या फिर कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखते, ये आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन, ये आपको बताना है कि विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। ये हमने टेस्ट भी देखा था इसका, तो वो आपको एग्जाम्पल से बताना है कि कौन सी गैस रिलीज होती है और आपको उसका टेस्ट भी बताना है कि किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो उस गैस की प्रेजेंस को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटल कंपाउंड A है जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है ताकि वो एफरवेसेंस बना सके, ठीक है। और एक गैस इवॉल्व हो रही है जो कि बर्निंग कैंडल के साथ एक्सटिंग्विश यानी कि खत्म हो जा रही है। तो आपको इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन की। और अगर कोई मतलब कंपाउंड बन रहा है जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, तब आपको इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ऑल एसिड यानी कि सारे एसिड्स और सारे बेसिस में कुछ कॉमन चीज़ होती है क्या, देखते हैं। एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने एक बीकर लिया है, ठीक है, जिसके अंदर हमने डाला डाइल्यूट HCl सोल्यूशन यानी कि हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन। यहाँ पर हमने बीच में डाल दिया रबर कॉर्क और यहाँ पर हमने ले लिए 2 आयरन नेल्स, ठीक है, जिनके साथ हमने एक सर्किट अटैच कर दिया, ठीक है। यहाँ पर डाल दिया हमने 6 वोल्ट बैटरी, यहाँ पर बल्ब है, यहाँ पर स्विच है जो कि ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने डाइल्यूट HCl सोल्यूशन इसके अंदर डाला इस सेटअप के अंदर, तो हम देखते हैं कि बल्ब जो है ग्लो कर रहा है, ठीक है। बट हर जगह तो बल्ब ग्लो नहीं करता। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि बल्ब जो है वो इस एसिड्स की केस में, क्योंकि हमने डाइल्यूट HCl डाला था, तो उस केस में बल्ब जो है ग्लो करना स्टार्ट हो गया। बट अगर आप एसिड्स की जगह ग्लूकोज या फिर अल्कोहल सोल्यूशन डालते तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ओके। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही बात है। मतलब बल्ब क्यों ग्लो हुआ, इसी वजह से ग्लो हुआ ना, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एसिडिक सोल्यूशन जो है कैरिड आउट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाय आयंस कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ओके। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एसिड्स जो होते हैं ना, एसिड्स कंटेन H+ आयंस।
एज कटायन, मतलब कटायन के रूप में एसिड्स के पास H+ होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, और अनायन के रूप में इनके पास और बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अगर हम HCl की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H+ अनायन होता है, H+ कटायन होता है और Cl- अनायन होता है, राइट। उसी तरह से HNO3 में H+ कटायन होता है, NO3- अनायन होता है। H2SO4 में H+ कटायन होता है और SO4 2- अनायन होता है। उसी तरह से CH3COOH, इस एसिड में CH3COO- अनायन होता है और H+ कटायन होता है। तो अलग अलग एसिड्स में, मतलब यहाँ पर देख रहे हो जितने भी एसिड्स हैं ना, उसमें एक चीज़ कॉमन है एंड दैट इज H+ आयन, ठीक है। तो यहाँ पर सारे एसिड्स में H+ आयन्स जो है वो कॉमन है। तो मतलब कि ये क्या बताता है कि एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं तभी उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पर हमें शो होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि एसिड्स और बेसिस के साथ जब वो वाटर सोल्यूशन में होते हैं तो उनके साथ क्या होता है, राइट। तो एक एक्टिविटी देखते हैं। एज यूजुअल हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम एक्टिविटी देखेंगे। यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आपको लेना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के अंदर हमें धीरे धीरे, बिल्कुल एकदम ड्रॉपर से जो होता है, ड्रॉपर जो होता है ना, उससे हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड, इस बार हमें कॉन्सेंट्रेटेड लेना है। NaCl लेना है, सोडियम क्लोराइड। अब हमें क्या करना है, अब कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो गैस इवॉल्व होगी, राइट। तो हमें क्या करना है, एक डिलीवरी ट्यूब से डिलीवरी ट्यूब लेना है, ठीक है। इस तरह से हम कॉर्क लगा देंगे आसपास ताकि गैस जो है फालतू की बाहर ना निकले, और एक डिलीवरी ट्यूब लगा देंगे ताकि जितनी गैस निकले वो इस ट्यूब से निकले। ओके, अब उस ट्यूब के एकदम माउथ पे हम यहाँ पर एक लिटमस पेपर ले आएंगे, गीला लिटमस पेपर, मॉइस्ट लिटमस पेपर। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो रहा है, ठीक है। अब इसकी हम ये चीज़ पढ़ लेते हैं कि क्या कहती है थ्योरी इसकी। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात है। ये जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं ना, HCl जब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है या फिर कोई भी एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है तो हमेशा वो प्रेजेंस ऑफ वाटर में, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस करता है। एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं प्रोड्यूस हो सकते आयंस। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि HCl का जब हम, क्योंकि HCl का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब हम उसके साथ मिलाते हैं उसको HCl को वाटर में, तो यहाँ पर क्या होता है, H3O+ बनता है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनता है और Cl- ऐसे रह जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन हमारा अकेले एग्जिस्ट कर नहीं सकता, ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा तो कंबाइनिंग, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर ही एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो इसी वजह से हाइड्रोजन आयंस जो है ना वो H+ फॉर्म में, जो कि एक्वस सोल्यूशन में है, या फिर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म में H3O+ की फॉर्म में ही हमें दिखता है, ठीक है। H++ H2O gives H3O+, ठीक है। when we have seen that acids give H3O+ plus H+, एक्वस, यानी कि ये दोनों आयंस में से कोई एक आयन देता है एसिड, बिल्कुल सही बात है, राइट। तो बेस क्या देते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि एसिड, देखो ये चीज़ तो हमेशा अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि एसिड्स H+ आयंस कब रिलीज करेगा, जब प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा, वाटर की प्रेजेंस होगी तभी रिलीज करेगा, एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं होगा रिलीज। और सिमिलरली बेस जो होते हैं, बेस भी प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही अपने आयंस, कॉरस्पॉन्डिंग आयंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर NaOH है, बेस है, इसको जब हमने वाटर में मिलाया तो यहाँ पर यह बना लेता है हमारा टूट कर Na+ और OH-, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखो KOH बेस है जो कि बना लेता है पानी में K+ प्लस OH-। MgOH होल ट्वाइस पानी में बना लेता है Mg2O+ प्लस 2OH-। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, एसिड्स में क्या बेसिक आयंस थे, H+ आयन या फिर H3O+ आयंस, राइट। बेस में होते हैं इंपॉर्टेंट जो आयंस होते हैं, जो बिल्कुल कॉमन आयंस होते हैं, वो होते हैं OH-। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि जब बेस जो हैं वो पानी में जाकर क्या, कौन से आयंस देते हैं, OH- आयंस। ओके, तो यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं वाटर में जाकर जो बेसिस होते हैं। और बेसिस जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्कलाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑल बेस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे बेस तो है ना पानी में डिसॉल्व नहीं होते,
कुछ एल्कलाई कुछ बेस होते हैं, एल्कलाई बेस होते हैं जो कि पानी में डिजोल्व हो सकते हैं। ओके, और वो कैसे होते हैं? वो सॉपी होते हैं टच करने में, उसका टच कैसा होता है? सॉपी सॉपी सा होता है, ठीक है। बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, कोरोसिव होते हैं, ठीक है। और कभी भी उसे टेस्ट करके या टच करके मत देखिएगा क्योंकि वो हार्म कर सकता है। ओके, नाउ as we have identified that all acids generate H plus ions and bases generate OH minus ion, we can view the neutralization reaction as follows। तो हमने अब आयंस की फॉर्म में, हम आयंस की भाषा में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था कि एसिड्स और बेस जो है वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर हमारा HX है मान लो, ठीक है, HX कोई एसिड है प्लस MOH कोई बेस है, ठीक है। तो X और M जो है ना वो सॉल्ट बना लेंगे और H और OH जो है वो HOH यानी कि वाटर बना लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? H प्लस OH माइनस वाटर बनाता है ना, तभी तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको चीज़ समझनी है, इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ मैं यहाँ पर कि H प्लस और OH माइनस H2O बनाता है, वाटर बनाता है। तो यहाँ पर H और OH है तो यहाँ पर ये वाटर बनाएगा, और ये जो X और M है ये सॉल्ट बना लेंगे। HX एक एसिड है, MOH एक बेस है, X और M मिलकर बना लेंगे सॉल्ट MX, और H और OH बना लेंगे वाटर H2O। H प्लस और OH माइनस बनाते हैं H2O, ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, सो यहाँ पर हमें एक अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है वो कि मान लो एसिड और बेसिस को हमें जो है ना वाटर में डिज़ोल्व करने की कई बार ज़रूरत पड़ जाती है लैब वगैरह में, हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो हमें कैसे डिज़ोल्व करना चाहिए? डिज़ोल्व करने का एक तरीका होगा, राइट। हम एसिड्स और बेसिस के साथ जूझ रहे हैं, राइट। तो मतलब कि एसिड और बेसिस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो हमें हार्म भी कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, बहुत हार्म कर सकता है, राइट। एसिड्स तो खासकर पता ही है, आप सभी को पता ही होगा। तो जब हम यहाँ पर, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने बीकर में भर कर ले लिया एसिड, यहाँ पर आपने ले लिया एसिड, ठीक है, और आप भर भर के डाल रहे हो ऊपर से पानी। कभी भी ऐसा नहीं करना है, ये दिस इज़ द वर्स्ट टाइप, दिस इज़ द वर्स्ट मेथड, ठीक है, मतलब बिल्कुल एकदम गलत तरीका है, ठीक है, एसिड को पानी में मिलाने का। कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाना है, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। यहाँ पर जो है बीकर में एसिड लिया, ये भर भर के एसिड ले लिया, ऊपर से भर भर के डाल दिया पानी, तो क्या होगा? ये बीकर टूट जाएगा, स्प्लैश कर जाएगा ये, ठीक है। मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, ज़्यादा ही गंदा लग रहा है। तो ये जो बीकर है ये स्प्लैश कर जाएगा, राइट। बीकर टूट जाएगा जब आप इस चीज़ को करोगे ना कि भर भर के आपने एसिड ले लिया, ऊपर से भर भर के पानी डाल रहे हो, तो बीकर टूट जाएगा, स्प्लैश कर जाएगा, एसिड फैल जाएगा, आपके हाथ के ऊपर गिर सकता है एसिड, आपके मुंह के ऊपर गिर सकता है, फेस पे गिर सकता है, राइट। तो मतलब कि हाईली एक्सोथर्मिक होता है ये। सो प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक। तो आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल एकदम पानी में एसिड डालना है। मतलब कि क्या करना है आपको, मैं दोबारा से बना देती हूँ डायग्राम। बीकर में आपको लेना है पानी और एसिड डालना है। एसिड कैसे डालना है? फिर एसिड हम भर भर के डाल सकते हैं नहीं, एसिड आपको बिल्कुल डालना है ड्रॉप ड्रॉप, बिल्कुल एकदम, ठीक है, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ड्रॉप ड्रॉप ऐसे डालना है और साथ में उसको स्टर भी करते जाना है, मिक्स करते जाना है साइड में, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका होता है, दिस इज अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका होता है। कभी भी ऐसे मत करना कि भर के एसिड ले लिया, ऊपर से भर भर के पानी डाल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगा, बीकर टूट सकता है, एसिड आपके हाथ पर गिर सकता है, आपके फेस भी गिर सकता है, राइट। तो बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है वो आपको। उसी तरह से आपको बेस भी वाटर के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है, बेस को भी वाटर के साथ डिसॉल्व करना है, रिएक्ट नहीं करना, सॉरी, डिसॉल्व करना है, ठीक है। सो मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। बिल्कुल सही बात है। मान लो मैंने थोड़ा सा एसिड लिया है, फॉर एग्जांपल ये छोटा सा बीकर है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एसिड लिया और मैंने यहाँ तक पूरा भर दिया मैंने बीकर को पानी से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, राइट। वाटर यहाँ पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एसिड, तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं डाइल्यूटेड एसिड। इस तरह के एसिड को जहाँ पर जो है हमारा एसिड कम होता है लेकिन पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं डाइल्यूटेड, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन, जिसमें हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं। और एक बीकर है जिसमें मैंने बहुत सारा HCl लिया है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और पानी मैंने डाला है बिल्कुल थोड़ा सा, उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एसिड की, राइट।
तो ये चीज़ आपको समझनी है। डाइल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा, और एसिड को किस तरह से पानी में डिज़ोल्व करना है वो भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि कभी भी एसिड में पानी को भर भर के नहीं डालना है, ठीक है। पानी को लेना है, उसके अंदर धीरे धीरे करके एसिड डालना है और साथ में स्टर करते जाना है। और यहाँ पर ये वार्निंग साइन भी दिया हुआ है कि एसिड कितना खतरनाक होता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स जो बेस होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, हमारे हाथ बर्न कर सकते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। तो ये आपको वार्निंग साइन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू HCl, HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशंस व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। HCl और HNO3 एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जो होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। आपको बताना है क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी मतलब एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, हमने इसका एक्टिविटी भी देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, यही बताना है आपको कि ड्राई HCl जो गैस होती है, हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है, वो ड्राई लिटमस पेपर को उसका कलर क्यों नहीं चेंज कर सकती, राइट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि हमें जब भी हमने एसिड को डाइल्यूट करना होता है, पानी में मिलाना होता है, मतलब कि उसके अंदर पानी डालना होता है, तो कभी भी हमें ऐसा रेकमेंड क्यों किया जाता है कि एसिड के अंदर पानी को मत डालो, ठीक है, बल्कि पानी के अंदर एसिड को डालो, वो भी धीरे धीरे करके, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इफेक्टिव व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। जब हम किसी सॉल्यूशन ऑफ मतलब एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं तो उसके हाइड्रोनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में हम लोग एक्सेस बेस डाल दें तो उस सॉल्यूशन के हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। आई होप आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम रिमेनिंग चैप्टर, रिमेनिंग टॉपिक्स को कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो ये वीडियो अगर आपकी थोड़ी सी भी काम आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो आपको ये वीडियो, तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।